क्या हुआ फलक के साथ। फलक बहुत ही खोई खोई सी घर के एक कोने में बैठी थी। ना जाने क्यों उसे ये घर बहुत अजनबी सा लगता था। बिजनौर में सब कुछ कितना अपना अपना सा था। सब कुछ जाना पहचाना था। कितने मस्त दिन थे। वे पास पड़ोस में घंटों खेलती थी और बड़ी मम्मी कितने प्यार से पकवान बनाती थी। स्कूल में हमेशा प्रथम आती थी वो। वाद विवाद, प्रतियोगिता हो या गायन, फलक हमेशा ही अव्वल आती थी। रविवार का दिन तो जैसे एक त्यौहार होता था। पास पड़ोस के अंकल आंटी आते थे और फिर घर की छत पर मूंगफली और रेवाड़ी की बैठक होती थी। बड़े पापा मम्मी अपने बचपन के किस्से सुनाते थे। फलक घंटों अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उन पलों में सारा बचपन जी लेती थी। पूरा दिन 24 घंटों में बटा हुआ था। यहाँ की तरह नहीं था कि कुछ पलों में ख़त्म हो जाता है। तभी ऋषभ भैया अंदर आए और बोले, फलक तुम यहाँ क्यों, एक कोने में क्यों बैठी रहती हो, क्या प्रॉब्लम है। ऋषभ भैया लगातार बोले जा रहे थे, ये दिल्ली है, बिजनौर नहीं। ये क्या अजीब किस्म की जीन्स और ढीली कुर्ती पहन रखी है। पता है कल मेरे दोस्त तुम्हें देखकर कितना हंस रहे थे। फलक को समझ नहीं आ रहा था जो कपड़े बिजनौर में मॉडर्न कहलाते थे वो यहाँ पर बेकार कहलाते हैं। फलक सोच रही थी कि बड़ी मम्मी पापा ने तो उसे दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा था, पर यहाँ के स्कूल में तो लगता है पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं। सब लोग धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं, कैसी कैसी गालियाँ देते हैं कि उसके कान लाल हो जाते हैं। वैसे इंग्लिश तो फलक को भी अच्छी आती थी, पर ना जाने क्यों दिल्ली में उसे बहुत झिझक होती है। आज ऋषभ भैया और मम्मी पापा फलक को मॉल लेकर गए थे शॉपिंग कराने के लिए। इतना बड़ा मॉल फलक ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जब फलक छोटी थी तो बार बार उसके दिमाग में यही बात आती थी कि वो नाना नानी के साथ क्यों रहती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो अपने नाना नानी को लेकर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सबकी मम्मी इतनी सुंदर, जवान, नए नए स्टाइल के कपड़े पहनकर आती थी और उसकी नानी खिचड़ी बाल, उल्टी सीधी साड़ी पहनकर जाती थी। एक बार उसने अपनी नानी से पूछ ही लिया, मैं मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती हूँ। नानी हंसते हुए बोलती है, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें अपने नाना नानी के जीवन में रंग भरने भेजा है। फलक को कुछ समझ नहीं आता था, पर यह दुविधा उसके मन में हमेशा रहती थी। बस इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। जब कभी कभी फलक की मम्मी रीना दिल्ली से अपने बेटे ऋषभ के साथ आती थी तो फलक को बहुत बुरा लगता था। उन दिनों फलक की नानी कितना अजनबी हो जाती थी। सारा दिन वो रीना की चारों तरफ घूमती थी। ऋषभ भैया उसे कितनी हाय दृष्टि नज़रों से देखते थे। फलक जब 11 साल की हुई तो उसके जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने उसे पूरी कहानी बताई कि फलक की बेहतर देखभाल के लिए ही वो नाना नानी के पास रहती है और जल्द ही फलक को वे लोग दिल्ली ले जाएंगे। कितनी खुश हुई थी फलक ये सुनकर कि वो जल्द ही अपने मम्मी पापा के साथ चली जाएगी। उस बार जब छुट्टियों में रीना बिजनौर आई हुई थी तो फलक रीना को रोकर अपने स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लेकर गई। दोस्तों को उसने बहुत शान से अपनी मम्मी से मिलवाया था। रीना बहुत खुश होकर फलक के साथ उसके स्कूल गई थी क्योंकि अब वो अपनी बेटी को उसके बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली लेकर जाना चाहती थी। फलक का स्कूल देखकर रीना को धक्का लगा था क्योंकि फलक का स्कूल छोटा और पुरानी तकनीक पर आधारित था। आते ही रीना अपनी मम्मी से बोली, मम्मी अब फलक को दिल्ली लेकर जाना ही होगा। इस छोटे शहर में फलक का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। इसके स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं है। फलक की नानी रुआंसी होकर बोली, रीना तुम भी तो इसी स्कूल में पढ़ी थी और बेटा तुम तो फलक को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। वो तो जब मैंने सारी जिम्मेदारी उठाने की बात की थी तब तुम उसे जन्म देने के लिए तैयार हुई थी। रीना बेहद महत्वाकांक्षी युवती थी। जब उसका बेटा ऋषभ 3 साल का ही हुआ था तब फलक के आने की आहट रीना को मिली थी। ऋषभ की जिम्मेदारी, नौकरी और घर की भागदौड़ में रीना थककर चूर हो जाती थी। ऐसे में एक नई जिम्मेदारी के लिए वो तैयार नहीं थी। वैसे भी उन्हें बस एक ही बच्चा चाहिए था। ऐसे में फलक के लिए उनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। दिल्ली में आसानी से गर्भपात नहीं हो सकता था, इसलिए रीना बिजनौर गर्भपात कराने आई थी।
पर रीना के मम्मी पापा अपने अकेलेपन से ऊब चुके थे। बेटा विदेश में बस गया था। रीना को घर परिवार और नौकरी के कारण यहाँ आने की फुर्सत नहीं थी। इसलिए रीना के मम्मी पापा जानकी जी और कृष्णा कांत जी को ऐसा लगा जैसे ये एक कुदरत की इच्छा हो और ये बच्चा उनके पास आना चाह रहा हो। कितनी मुश्किल से जानकी ने रीना को मनाया था। पूरे समय वो रीना के साथ बनी रहती थी ताकि उसे किसी बात की तकलीफ ना हो। फलक के जन्म के 2 महीने बाद जानकी फलक को लेकर बिजनौर आ गई थी। रीना किसी भी कीमत पर फलक की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने फलक को अपना दूध भी नहीं पिलाया था। माँ का दूध ना मिलने के कारण पहले 2 साल तक फलक बेहद बीमार रही। जानकी जी और कृष्णाकांत जी का एक पैर घर और दूसरा हॉस्पिटल में रहता था। पास पड़ोस वाले भी कहते थे, आराम के वक्त इस उम्र में क्या एक झंझोल मोल ले लिया है। पर जानकी की जिंदगी को एक मकसद मिल गया था। उनकी दुनिया भर की बीमारियां एकाएक गायब हो गई थी। सारा दिन कैसे बीत जाता था जानकी को पता भी नहीं लगता था। फलक के साथ जानकी ने बहुत मेहनत की थी। 4 वर्ष की होते होते फलक एकदम जापानी गुड़िया सी लगने लगी थी। अब जब भी छुट्टियों में रीना घर जाती तो फलक की बाल सुलभ हरकतें और उसका भोलापन देखकर उसकी सोई हुई ममता जाग उठती थी। पर रीना किस मुंह से अपनी माँ से यह कहती, क्योंकि वो फलक को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी और ना उसकी कोई जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। इसलिए कितने कितने दिनों तक वो अपने मम्मी पापा के पास बिजनौर फ़ोन भी नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऋषभ अब किशोर अवस्था में पहुंच चुका था। ऋषभ अब अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता। जब रीना ने अपने पति पराग से इस बात का जिक्र किया तो उसने रीना को झिड़क दिया, तुम कितनी खुदगर्ज हो रीना। जब फलक बड़ी हो गई और ऋषभ की तरफ से तुम फ्री हो तो तुम्हें फलक याद आने लगी और तुम्हें यह एहसास होने लगा कि तुम फलक की मम्मी हो। याद है तुम्हें जब वो 7 महीने की थी और बेहद बीमार थी, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आने के लिए कहा था, पर तुम ऑफिस का काम का हवाला दे अमेरिका चली गई थी। हर वर्ष जब हम छुट्टियों में घूमने जाते थे तो मैं कितना कहता था कि फलक को भी साथ ले लेते हैं, पर तुम हमेशा कतराती थी क्योंकि तुम 2 बच्चों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं उठा सकती थी। रीना चुपचाप बैठी रही और फलक को अपने घर लाने के लिए मंथन करती रही। समय बीतता गया और रीना हर संभव कोशिश करती रही अपनी मम्मी को यह जताने की कि उनका पालन पोषण करने का तरीका पुराना है। वो जताना चाहती थी कि फलक की बेहतर परवरिश के लिए उसे दिल्ली भेज देना चाहिए। आज रीना को फलक के स्कूल जाने से ये मौका मिल भी गया। फलक 12 वर्ष की हो चुकी थी। रीना अपनी बेटी को अपने जैसा ही स्मार्ट बनाना चाहती थी। जब रीना की मम्मी ने अपनी बेटी की बात को अनसुना कर दिया तो रीना अपने पापा से बात की। फलक की आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेज देना चाहिए। कृष्णाकांत जी एक व्यवहारिक किस्म के इंसान थे। दिल से ना चाहते हुए भी कृष्णाकांत जी को फलक की भविष्य की खातिर रीना की बात माननी पड़ी। फलक को जब पता चला कि वो अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जा रही है तो वो बेहद खुश हुई। पर जब सारा सामान पैक हो गया तो फलक एकाएक रोने लगी कि वो अब किसी भी कीमत पर नाना नानी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उधर जानकी जी का घोंसला एक बार फिर से खाली हो गया था, पर इस बार पंछी के उड़ने का दर्द अधिक था। कृष्णाकांत जी जितना जानकी जी को समझाते, वो रीना की ही बेटी है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारी फलक बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। पर जानकी जी की तो जैसे उसकी दुनिया ही वीरान लगने लगी थी। जानकी जी को पूरा विश्वास था कि फलक उनके बिना नहीं रह पाएगी। बेटी ने एक बार भी नहीं कहा था, इसलिए उन्हें खुद को दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। पर पति कृष्णाकांत जी की चिरौरी करके घर के पुराने नौकर माता दिन को ढेर सारी मिठाइयों के साथ दिल्ली भेज दिया। नई दुनिया, नए लोग और चमक दमक सभी को अच्छी लगती है और फलक तो फिर भी बच्ची ही थी। वह इस टीम टाम में अपने पुराने घर और साथियों को भूल गई थी। माता दिन को देखकर एक पल के लिए फलक की आंखों में चमक तो आई, पर नए रिश्तों के बीच फिर वो चमक
भी धीमी पड़ गई थी। माता दिन फलक को खुश देखकर उसे आशीर्वाद देकर अगले दिन विदा हो गया था। माता दिन को विदा करते हुए रीना का स्वर खिसला हो उठा और बोली, काका मम्मी को बोलिएगा फलक की चिंता छोड़ दे, वो मेरी बेटी है, मैं अपने आप संभाल लूँगी। दिल्ली आकर माता दिन ने कहा, बीबी जी चिंता छोड़ दीजिए, फलक बिटिया नई दुनिया में रच गई है। पर जानकी जी खुश होने के बजाय दुखी हो गई थी और फिर से उनका शरीर बीमारियों का अड्डा बन गया था। उधर 1 महीना बीत गया था और फलक के ऊपर से चमक दमक की खुमार उतर गई थी। अब फलक चाहकर भी अपने आप को दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में ठीक से ढाल नहीं पा रही थी। स्कूल का माहौल उसके पुराने स्कूल से बिल्कुल अलग था। घर आकर फलक किससे अपनी मन की बात कहे, उसे समझ नहीं आता था। फलक बहुत कोशिश करती अपने आप को ढालने की, पर असफल रहती। नाना नानी का जब भी बिजनौर से फ़ोन आता तो फलक हर बार यही बोलती कि उसे दिल्ली में बहुत मज़ा आ रहा है। फलक अपने नाना नानी को परेशान नहीं करना चाहती थी। फलक के मम्मी पापा सुबह निकलकर रात को ही आते थे। ऋषभ भैया अपने दोस्तों और दुनिया में व्यस्त रहते थे। पास पड़ोस ना के बराबर था। यहाँ के बच्चे उसे बेहद अलग लगते थे। जब फलक ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो 12 साल की बच्ची का अकेलापन दूर करने के लिए उसकी मम्मी ने उसे समय देने के बजाय विभिन्न प्रकार की हॉबीज क्लासेज में डाल दिया। फलक स्कूल में ही एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और अब गिटार क्लास, डांस क्लास, एबकस क्लास, फलक को हॉबीज क्लास के बजाय स्ट्रेस क्लास लगती थी। फलक की नन्ही सी जान इतनी अधिक भाग दौड़ तनाव को झेल नहीं पाई थी। उसके हौसले पस्त हो गए थे। वार्षिक परीक्षा आ गया था और फलक 2 विषयों में फेल हो गई। परीक्षाफल देखते ही रीना फलक पर आग बबूला हो उठी। बेवकूफ़ लड़की, कितना कुछ कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, दिल्ली के सलीके सिखाने के लिए। कितनी हॉबीज क्लास पर पैसे खर्च हो गए, पर तुम तो रहेगी वही छोटी शहर की सिलबिल। पराग रीना को समझाने की कोशिश भी करता है कि फलक और ऋषभ को एक तराजू पर ना तौले। फलक को थोड़ा समय दे, वो जैसे रहना चाहती है उसे रहने दे। इतने तनाव का यह असर हुआ कि फलक को बहुत तेज बुखार हो गया था। पराग रात भर फलक के माथे पर गीली पट्टियां बदलता रहा। रीना यह कहकर जल्दी सो गई कि अगले दिन ऑफिस में उसकी ज़रूरी मीटिंग है। रात भर बुखार में फलक तड़पती रही। अपनी बेटी को तड़पता देखकर पराग ने निर्णय ले लिया था। पराग ने जानकी जी को फ़ोन कर दिया और वे जल्दी ही शाम को फलक के पास पहुंच गई। पराग ने खुद ये महसूस किया कि जानकी जी के आते ही फलक का बुझा हुआ चेहरा चमक उठा। जब रात को रीना ऑफिस से लौटी तो जानकी जी को देखकर वो सकपका गई। रात में खाने की मेज पर बहुत दिनों बाद फलक ने मन से खाना खाया और बोली, नानी यहाँ पर किसी को ढंग से खाना बनाने नहीं आता। रीना कट कर रह गई और बोली, मम्मी आपने फलक की आदत खराब कर रखी है, हेल्थी फूड उसे पसंद नहीं है। जानकी जी कुछ ना बोली, बस फलक को दुलारती रही। 2 दिन के अंदर ही फलक स्वस्थ होकर चिड़िया की तरह चहकने लगी। 1 हफ्ते बाद जब जानकी जी अपना सामान बांधने लगी तो फलक भी अपना बैग पैक करने लगी और जानकी जी बोली, फलक तुम कहाँ जा रही हो? फलक बोली, नानी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। रीना चिल्लाने लगी, मम्मी इसलिए मैं नहीं चाहती थी आप यहाँ आओ, आपने उसे बिगाड़ दिया है। बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है फलक में, बिल्कुल छुई मुई खिलौना बनाकर छोड़ दिया है। मेरी बेटी इस दुनिया में कभी कुछ कर भी पाएगी या नहीं? जानकी जी इससे पहले कुछ बोलती कि तभी पराग बोल उठा, खिलौना फलक को मम्मी जी ने बनाया है या तुमने? जब तुम्हारा मन था तुम फलक को बिजनौर छोड़ देती हो और जब मन करता है तब तुम सबको अनदेखा करके फलक को दिल्ली लेकर आ जाती हो, बिना यह जाने कि इसमें फलक की मर्जी है या नहीं। रीना ने हल्का सा विरोध किया और बोली, माँ हूँ मैं उसकी। पराग बोला, हाँ तुम उसकी माँ हो और वो तुम्हारी बेटी है, मगर कोई चाबी वाला खिलौना नहीं। रीना पराग पर कटाक्ष करते हुए बोली, लगता है तुम बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हो, इसलिए ये सब बोल रहे हो। पराग रीना की बात सुनकर तिलमिला उठा, क्योंकि उसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं थी। इससे पहले पराग कुछ कहता, फलक ने धीरे से बोला, मम्मी मेरी खुशी मेरे अपने घर में है जो बिजनौर में है। ये भाग दौड़, ये कंपटीशन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इससे पहले कि रीना कुछ बोलती, जानकी जी बोली, रीना जो जहाँ का पौधा है वो वहीं पर पनपता है। रीना ने आगे कुछ नहीं कहा
और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जाने से पहले पराग ने फलक को गले लगाते हुए कहा, फलक, जब भी तुम्हारा मन करे बिना कुछ सोचे चली आना। और बेटा, तुम्हारे 2 घर है, एक बिजनौर और दूसरा दिल्ली में। बेटा, कामयाबी कभी भी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। फलक और जानकी जी को जाते हुए देखकर पराग सोच रहा था कि शायद खिलौने की चाबी अब खिलौने के पास ही है। अब पराग अपनी बेटी की भविष्य को लेकर निश्चिंत था। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत बेस्ट लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।